एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने हमरू पब्लिकेशन हाउस में। तो जैसा कि आप सबको मालूम है, आज हम लोग एक बार दोबारा फिर से जुड़ गए आप लोगों के साथ हमारे नेक्स्ट सोलो बुक ऑथर यशपाल सिंह चौहान सर के साथ उनकी फर्स्ट सोलो बुक मेरी सोच के भाग 1 के बारे में बात करने में। तो जल्दी आप लोग जुड़ते आइए और सर के साथ हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। यशपाल सिंह सर बहुत जल्दी आ रहे हैं, तो सर के साथ बातचीत को शुरू करते हैं। सर आ गए हैं और आप लोग का बैक टू बैक सोलो बुक का सेशन है। इसके बाद स्वप्निल शर्मा जी का भी सेशन है और अभी यशपाल सर आपको एक्सेप्ट करना है। यस सर जुड़ गए हैं। सर कैमरा एक बार चेंज कर लीजिए, थर्ड नंबर पे डबल एरो होगा, उसको क्लिक करके कहाँ पर? कैमरा आपका चेंज आएगा। स्क्रीन पे सर 3 ऑप्शन होगा, एक माइक का ऑप्शन होगा, एक वीडियो का ऑप्शन होगा, एक उसके बगल में होगा डबल एरो राउंड किया होगा जी, उसको क्लिक अच्छा, कीजिए, आपका यस। कैमरा फ्रंट कैमरा आ जाएगा। यस सर, यस सर। तो नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार, हेलो नमस्कार, सर, नमस्कार, आवाज आ रही नमस्कार, है? बहुत बहुत नमस्कार। जी सर, शुक्रिया। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे हम लोग हाउस के डिजिटल पटल पर, आपका स्वागत है सर। मेरा आपको और आपकी पूरी टीम के साथ साथ हमरू पब्लिकेशन से जुड़े हुए सभी साहित्यकारों को बहुत बहुत नमस्कार। जी सर। तो सबसे पहले सर आपको मेरी सोच की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, मेरी सोच के पहले भाग की हार्दिक शुभकामनाएं सर। मेरी सोच को साकार रूप देने के लिए हमरू पब्लिकेशन के संस्थापक अभिषाल गांगुली जी को और इस पुस्तक को पुस्तकबद्ध करने के लिए जो जो लोग इसमें शामिल हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक रूप देना, एक कृति को रूप देना अपने आप में कलाकृति होती है और ये पुस्तक भी कलाकृति की तरह है। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। तो सर सबसे पहले तो हम लोग जानना चाहें कि मेरी सोच आपके लिए क्या है और मेरी सोच को पुस्तक का रूप देने का आपका विचार कब आया, कब आपने सोचा कि अब मेरी सोच नामक पुस्तक मुझे लानी है, इन सभी चीजों के बारे में बताइए। बहुत अच्छा आपने पूछा कि मेरी सोच मेरे लिए क्या। जिस तरीके से जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह से मुझे सकारात्मक रखने के लिए मेरी सोच मुझे हर पल प्रेरणा देती रहती है। इसलिए मेरा जीवन, मेरी सोच प्रेरणा भी है, एक विचार भी है, एक ऊर्जा भी है, एक शक्ति भी है और कुछ नया करने की प्रेरणा भी है। इसलिए मेरी सोच जो अब पुस्तक के रूप में आ रही है, वो मेरी सोच ना रह के हम सबकी सोच बने, ऐसे विचार के साथ मेरी सोच, मेरी सोच और मेरी सोच। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, उम्दा विचार। तो आगे जानना चाहेंगे हम लोग कि जैसे आपने कहा कि मेरी सोच, तो आपको कब लगा कि आप अपनी सोच को शब्दों का जामा पहनाकर पन्नों पर उकेर सकते हैं, सजा सकते हैं, रचनाबद्ध कर सकते हैं, अर्थात आपके रचनाकारी की लेखनी की जो यात्रा है उसके प्रारंभ के बारे में, उसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए। बताइए सर। देखिए, स्वाध्याय तो मेरे जन्म से है। मेरे पिता 24 घंटे में तकरीबन स्वाध्याय के लिए 8 से 10 घंटा निकालते और तकरीबन वो 16 से 18 घंटे तक पढ़ते थे, पढ़ाते थे, स्वाध्याय करते थे। तो ये मेरे जन्म से है स्वाध्याय। जहां तक लिखने की बात है, मैं 2008 का विशेष उल्लेख करना चाहता हूं, जब पूर्वोत्तर हिंदी एकेडमी के श्री अकेला भाई जी एक पूर्वोत्तर सम्मेलन करने के लिए हमारे यहाँ आए। उस पूर्वोत्तर हिंदी एकेडमी के सम्मेलन को जब किया गया तो उसमें लेखक महाविद्यालय की संस्थापिका उर्मी कृष्ण जी आई और जब ये प्रोग्राम चल रहा था तो उनसे बातों में हमने 3 लाइन उनको लिख के दी। तो वो 3 लाइन जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने एक प्रेरणा दी कि आप अच्छा लिख सकते हैं, आप इन 3 लाइनों में जो विचार दे रहे हैं उस विचार को और ज्यादा परिपक्व कर सकते हैं और कम शब्दों में गूढ़ता भरी बात कहना बहुत कम लोगों को। तो ये उनके कहे शब्दों के अनुसार अकेला भाई जी के प्रोत्साहन के साथ ही ये लिखना शुरू हुआ। पहले मैं
कम कम लिखता था, लेकिन विगत 10 वर्षों से मैं लगातार एक विचार, व्यवहारिक विचार, जो हमारे जीवन के रोजमर्रा के कामों में आकर हमको कैसे पॉजिटिव रख सकता है, उससे हम क्या नई सीख ले सकते हैं। जैसे आज मैंने लिखा, बदलती परिस्थितियां सोच की सोच को बदल देती है। क्या बात है। क्योंकि हम सोचते कुछ हैं और हो कुछ और जाता है। तो जैसे ही हम जो सोचते हैं उसकी सोच के साथ हम काम करना शुरू करते हैं, लेकिन बीच में कोई ऐसी बात आ जाती है जिससे जो काम शुरू किया था वो सोच वहीं पर रह जाती है और दूसरी सोच आ जाती है। तो परिस्थितियां जैसे होती है, सोच भी उसी तरीके से बदलती है। तो व्यवहारिकता में सोच हो, यही मेरी सोच है। तो सर आप जानना चाहेंगे हम लोग कि आपकी पाठन की रुचियों के बारे में, प्राथमिकताओं के बारे में, अर्थात आपको क्या पढ़ना पसंद है, किनको पढ़ना पसंद है, किस विधा को पढ़ना पसंद है, इसके बारे में। बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं आपको यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ। जी। पठन यानी कि पढ़ना, जिस तरीके से वेद में कहा गया है, सत्यम वद धर्मम च, सत्य बोलो और धर्म पर चलो, उसी तरीके से अच्छा साहित्य पढ़ो, अच्छे अच्छे साहित्य का मनन करो, अच्छे साहित्य का अनुसरण करो और अच्छे साहित्य को ही आगे प्रोत्साहित करो। जो भी अच्छा साहित्य हो, चाहे वो किसी बिल्कुल नौसिखिए ने लिखा है या किसी स्थापित लेखक, लेखिका, कवि, कवित्री ने लिखा है, वो अच्छा साहित्य वास्तविकता में मूल साहित्य है और उसको पढ़ना चाहिए। आजकल की व्यस्तता में हमने साहित्य को पढ़ना छोड़ दिया और उस वजह से क्या होता है कि हम और दूसरी चीजों पर ज्यादा फोकस करने लगे। तो जो साहित्य की मर्यादा है, जो साहित्य की गरिमा है, जो साहित्य का अनुशासन है और जो साहित्य का नियम है, हम उससे थोड़ा सा दूर हट गए। इसलिए जो भी साहित्य हो, अच्छा साहित्य पढ़ें और अच्छे साहित्य को ही प्रोत्साहित करें। मैं उस तरीके का पढ़ता हूँ। साथ ही साथ उसमें कोई वो भेदभाव नहीं, किसी का भी साहित्य, चाहे गद्य में हो, पद्य में हो या लघु कथा में हो, बृहद कथा में हो, के साथ साथ आस्थात्मक अध्ययन भी मैं करता हूँ, जिसको हम कहते हैं सनातन धर्म से आधारित, उस साहित्य को मैं पढ़ता हूँ। क्योंकि सनातन का मतलब ही यही है, जो आज भी सत्य है, कल भी सत्य रहेगा और भविष्य में भी उसको सत्य ही रहेगा। सेम लिखने का भी एक यही शब्द होता है, जो आज आपने लिखा वैसा ही स्पष्ट आज है, कल देखेंगे उसे खोल के तो कल वैसा ही दिखेगा, और अगर 100 वर्ष के बाद उसको देखेंगे तब भी वैसा ही दिखेगा। जो आज सत्य था, कल भी सत्य और आगे भी सत्य रहेगा। इसीलिए साहित्य को पुस्तक बंद करके अच्छे साहित्य को अपने पास रखना। पुस्तकालय का उदय इसी वजह से हुआ कि अच्छे साहित्य का संग्रह हो और जैसे ही आपको समय मिले उस साहित्य को आप लें, पढ़ें, मनन करें, चिंतन करें और आगे लोगों को उसको बांटें। तो सर वार्तालाप का सिलसिला चलता रहेगा, सवाल जवाब प्रश्नावली होती रहेगी। मैं चाहूंगा कोई भी एक रचना आप हम सभी को सुनाएं, हम सभी को कृतार्थ करें और सर सुनाएं कुछ जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो सुनाने का आपको मन ये विचार तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे मैंने आज का ही विचार आपको बताया था, है। लेकिन मैं कहता हूं शब्दों का स्पंदन, शब्दों का स्पंदन आपके विचारों को ही नहीं बल्कि आपकी भावनाओं को भी स्पंदित करता है। वाह। क्योंकि शब्द जो है, जिस तरीके से हम परसेप्शन बनाते हैं किसी चीज का, वो उसी चीज का होता है जिसका हमको ज्ञान होता है। शब्द भी वही आकार लेता है जिसका हमको ज्ञान होता है। जी। कोई शब्द, कोई वाक्य या कोई ऐसा उद्दृष्ट नहीं बन सकता तब तक जब तक कि आपको उसका ज्ञान ना हो। इसलिए शब्दों का स्पंदन उस उद्गित ध्वनि की तरह है, जो ध्वनि
तरंग रूप में आपकी वाणी से निकलती है, जिसको हम सरस्वती की वाणी भी कहते हैं, यानी कि 7 सुरों की वाणी कहते हैं। इसीलिए इच्छाओं को दबाओ मत, इच्छाओं को आगे बढ़ाओ, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए किसी का दमन हो तो वो इच्छा नहीं है, अत्याचार। कर्म करिए और सभी समस्याओं का समाधान कर्म से है। सहयोग दूसरों का लीजिएगा, उनको प्रोत्साहित कीजिएगा, यही आपके भविष्य के खेवनहार होंगे। तो सर्वजन, जो सर्व लोगों के लिए, विचार भी सर्व लोगों के लिए। इस पुस्तक की तो मैं एक सर, और बात बता दूं। जी इस जरूर पुस्तक जरूर। की एक मैं देना चाहता हूँ। ये पुस्तक बाइलिंगुअल तो है ही, जो भी विचार है वो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। इसके साथ साथ एक बहुत खूबसूरती इस पुस्तक की ये भी है कि इसमें आदरणीय मधुशंकर जी, जिनका यानी कि एक साहित्य में एक विश्व रिकॉर्ड भी है साहित्य, उन्होंने इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक छंद लिखा। क्या? जब मैं कोट लिखता था उस पर वो एक अपना छंद लिखती, तो कई दिनों से पढ़ते पढ़ते उस छंद की और उसका जो आपस में समानार्थक छंद बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। तो मैंने आदरणीय मधुशंकर जी से कहा कि आप मेरे प्रत्येक कोट पर अगर ऐसा लिख के देंगी तो मैं इसको अपनी पुस्तक में, और उन्होंने ऐसा किया। तो एक हिंदी में, एक अंग्रेजी में, और उसका छंद रूप में शायद बहुत कम पुस्तकों में आपको इस तरीके का मिलेगा। या तो शायद ये अपने विचार में एक यूनिक है क्या? यस, या तो विचार हिंदी में मिलेंगे या इंग्लिश में मिलेंगे, लेकिन 3 रूप में मिलना अपने आप में एक अलग बात है और एक अनोखी बात है। इसीलिए ये मेरी सोच है, जो सबसे अलग है लेकिन सबकी सोच है। वाह। जी सर। बहुत तो सर, बहुत अब हम लोग जानना चाहेंगे आपके, जैसे कि आपके अनुभव के अनुसार से, आपकी सोच के अनुसार से, तो जो भी नवयुवक नवयुवतियां हैं, नवोदित लेखक लेखकगण हैं, लेखिकागण हैं, जो साहित्य में हाथ आजमाना चाहते हैं, साहित्य के क्षेत्र में आना चाहते हैं, आप अपने अनुभव के अनुसार से, अपनी सोच के अनुसार उन सभी को क्या सलाह देना चाहेंगे और क्या आप उनको संदेश देना चाहेंगे? मैं देखिए सबको एक ही बात कहता हूँ, अपने से लेता हूँ। जब मेरा जन्म हुआ था तो मुझे ना तो 7 सुरों का ज्ञान था, ना मुझे भाषाई ज्ञान था, ना मुझे बोली ज्ञान था, ना मुझे गद्य पद्य का आभास था। लेकिन वाणी ईश्वरीय प्रदत्त है, जो सबको ईश्वर ने दी है। तो ईश्वरीय प्रदत्त गुण से जब आप भाषा में आते हैं, यानी कि जब अपनी कंठ से आप कोई शब्द या कोई ध्वनि करते हैं, वो शब्द रूप ले लेती है। उसी से आपके ज्ञान का वर्धन होता है, यानी कि आपका ज्ञान बढ़ता है। जहां तक लिखने की बात है, कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं लिखता है, कोई भी ऐसा नहीं है। जिस तरीके से हम लिटरेसी के 100% बात करते हैं, लेकिन लिखने की कला 100% लोग सारे जानते हैं। क्यों जानते हैं? जी। आप अपना भाषाई ज्ञान के आधार पर नाम लिखते हैं, आप परीक्षा में परीक्षा देते हैं, आप एक दूसरे को पत्राचार करते हैं। तो ये लिखने की कला तो आपके अंदर है। ये हाँ, जन्म से जाता कि इसको कोई रूप देने का, इसको किसी विषय पर रचनात्मक प्रस्तुति करना, ये आपके भाषाई ज्ञान, शब्दों की परिपक्वता के साथ साथ जो व्याकरण है, व्याकरण की समझ जितनी ज्यादा होगी उतने आप परिपक्व। तो सर, आखिर में हम लोग जानना चाहेंगे कि अगर आप अपनी आगामी योजनाओं के बारे में, पुस्तक पुस्तिकाओं के बारे में, रचनाओं के बारे में
हमारे साथ साझा करेंगे, आपकी आने वाली पुस्तक के बारे में कुछ बताएं तो हम सभी को बहुत अच्छा लगेगा। कि थोड़ी सी आवाज कम आ रही है। मैं ये बोल रहा हूँ सर कि जाते जाते अगर आप हम सभी को अपनी आगामी पुस्तकों के बारे में, आगामी योजनाओं के बारे में, अपकमिंग बुक्स के बारे में कुछ बताएं तो हम सभी को बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, मेरी जो आगामी पुस्तकें हैं, एक तो मेरी सोच के 9 खंड और आने वाले यानी कि विगत 10 वर्षों से मैं मेरी सोच को लिख रहा हूँ। क्या और सबसे बड़ी खासियत इसकी बात यह है कि प्रतिदिन एक नई सोच तो उसके 9 खंड अभी और आने वाले हैं और ये अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है जब तक ईश्वर ने सामर्थ्य दिया। दूसरा, मेरी जो पुस्तक आने वाली है उसका नाम है तथ्यात्मक शोध। तथ्यात्मक शोध वो है, हम जितने भी सभी उसके जो रीति रिवाज हैं, उन रीति रिवाजों का और परंपरागत तथा क्षेत्रीयता में उसकी महत्ता किस वजह से है और उसके पीछे मूल कारण क्या है, वो शोध है, जिससे कि हम जो काम कर रहे हैं उसकी सत्यता को जान सकें। और जब आप सत्यता को जान लेते हैं तो आपकी आस्था और ज्यादा हो जाती है, और जब आस्था हो जाती है तो आपके ऊपर उसका विश्वास बढ़ जाता है, और जब विश्वास बढ़ जाता है तो आत्मसंतुष्टि के साथ साथ एक नव चेतना के साथ एक साहस भी उत्पन्न होता है कि मैं ये काम कर रहा हूं, ये सही है। इसलिए इस तथ्यात्मक शोध को अभी प्रकाशित करना है। जरूर सर, हम लोग सब मिलकर करेंगे। और सर, आपसे वार्तालाप काफी सुखद रहा, प्रेरणा स्रोत रहा, आध्यात्मिक रहा, यथार्थवादी रहा। और आपने जो बातें अंत में बताई, बच्चों को जो सीख मिलेगी, कुछ वैल्यूबल रहेगी, तो लोग उसको पढ़ेंगे, देखेंगे और जानेंगे और आपके प्रति अपनी धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। तो सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ काम करके, और आगे भी बाकी पुस्तकों पर हम लोग काम करेंगे। बहुत जल्दी पुस्तक पहुंचने वाली आपके साथ, फिर हम लोग वार्तालाप करेंगे। शुक्रिया सर, अपना आशीर्वाद अपना साथ में रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी एक बार फिर पूरी टीम को अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही भविष्य के उज्जवल पथ पर आपका अग्रसर हो, आपका पब्लिकेशन अग्रसर हो, उसकी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ मैं आदरणीय मधु शंकर जी का, अधुमा पांडे जी का, जयपाल ग्रुप कैप्टन जयपाल सिंह चौहान का, सुधांशु प्रताप सिंह चौहान का, सुनीता चौहान का, और बहुत सारे लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने की कोशिश की, और इसमें शैलजा सिंह ने इसको पुस्तक बंद करने के लिए जो प्रेरणा दी है, मैं उन सभी का भी धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ हमरू पब्लिकेशन का भी आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।